हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, ठीक है। और 2019 का जो प्रश्न पूछा हुआ है आपके एग्जाम में वही हम डिस्कस करेंगे, क्यों जाते हैं। ठीक है, और ये जितने भी प्रश्न है पूरे सॉल्व है और आपको सिंपली ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से ज्वाइन होकर इसको प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। देन लेट्स सी। तो सबसे पहला आपका प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में 9 का अपवर्त क्या है, मतलब कि गुणज। ठीक है, अपवर्त मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 9 का गुणा टेबल्स जो होता है। तो सिंपली आपको आप देख सकते हो जो वह है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि 30 और 40 के बीच प्राइम अभाज्य संख्या कौन है। तो 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं 31 और 37। ठीक है, जो एक और स्वयं अपने आप से कटे उसे हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका मौसा या महत्तम समापवर्तक 12 है तो ये संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका ये मौसा निकाल रहा है और कह रहा है 1:2:3 के अनुपात में है। तो सिंपली आपका 12 जो है 12, 24, 36। ठीक है, तो यहाँ पे 12, 24, 36 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 12, 24, 36 है इसका मौसा 12 हो जाता है और 1:2:3 के अनुपात में ये है। अगला आपका प्रश्न है कि किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं। ठीक है, ठीक है। तो 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं यही आपको बताना है। तो सिंपली 30 × 80। ठीक है, प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 8 में 3 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 24 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात, थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए सॉरी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 बच्चे। 18% का भिन्न, तो 18% का भिन्न रूप क्या। तो जैसे कि अगला आपका प्रश्न है कि 18% का भिन्न रूप होगा, तो 18% का भिन्न रूप होगा इस तरीके के सवाल अगर आपको लगाना है तो सिंपल 18% हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 9 18 हो जाता है और ये हम काटेंगे 2 5 10, तो आपका यहाँ आएगा 9/50। ऑप्शन में देखिए 2 आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। अगला आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो 1 नंबर का होता है। ठीक है, जो आपका बहुविकल्पीय होता है वो भी 1 नंबर का होता है और जो आपका अति लघु उत्तरीय होता है वो भी 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये पहला आपका प्रश्न है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो है 100। ठीक है, अगर वही पूछ देता कि 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है तो वह है 99। ठीक है, 999। अगला आपका जो देखिए 35। अगला आपका प्रश्न है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस सवाल को लगाने के लिए आपको वृत्त का परिमाप पता होना चाहिए, इसका सूत्र। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr और पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो ये लगाया है। ठीक है, तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, और आपका जो व्यास है वो है 35 सेंटीमीटर, तो 35 × 22/7। ठीक है, ये 7 × 5 = 35 और जब 22 में आप 5 का गुणा करोगे तो आपको 110 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए।
तो सिंपल 24 में 7 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, 7 तरीके 21। ठीक है, इसमें हम घटाएंगे। ठीक है, 4 में से 1 जाएगा 3, 2 से कट जाएगा, फिर हम एक 0 लेंगे तो यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, तो ये पॉइंट में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि 24/7 को दशमलव में बदलिए, तो सिंपल इसमें आप भाग देकर ये पॉइंट में आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी तल पर स्थित एक रेखा, मान लो हमारा ये तल है, तो इस तल में बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, मतलब कि असंख्य बिंदु। तो इसलिए हम यहाँ इसका आंसर कर सकते हैं कि किसी तल पर स्थित रेखा में असंख्य बिंदु हो सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि कौन सा अनुपात बड़ा है, 2:3 या फिर 5:8। इस तरीके का सवाल को लगाने के लिए बहुत सारे नियम है। ठीक है, आप लसा या फिर इधर इधर से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। सिंपल कुछ नहीं करना है, 2/3 है और 5/8 है। ठीक है, दोनों को हर बराबर कर लेते हैं, तो 3 और 8 का जो लसपा होता है वो होता है 24। ठीक है, 24 उसके बाद जैसे लसपा लोगे फिर काटोगे फिर, तो यहाँ 16 आ जाएगा। बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको मालूम नहीं है कि 16 कहाँ से आता है। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि हमने 2/3 लिया। ठीक है, फिर 5/8, तो इसका जो 3 और 8 का आपका जो लसा निकालते हैं उसका 24 आएगा। अब वो कैसे, तो सबसे पहले तो आपको लसा पर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं निकालती हूँ, 3 है और 8 है। ठीक है, तो 3 और 8 का लसपन निकालते हैं, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या लेंगे 2। ठीक है, 2 से 3 नहीं कटेगा, हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, 4 दूनी की 8, फिर हम 2 लेंगे, फिर 3 ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर ये 3। ठीक है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपका जो लसपा है वो 24 आ गया। हमने 24 लसपा निकाल लिया। ठीक है, जैसे 2/5 था, तो अब 24 आ गया, 3 है और आपका 5/8 है, 24 आ गया। ठीक है, हमारा जो लसपा है 24 है। 16 कहाँ से आया, बस मैं इसके लिए आप सभी को इतना बता रही हूँ, 16 और 15। तो सबसे पहले तो हम 24 और 3, 24 में 3 का भाग देंगे। ठीक है, तो जब 24 में आप 3 का भाग दोगे तो 8 बार में जाएगा, खुद देख लो। ठीक है, तो इसका और इसका हम सबसे पहले भाग देते हैं, उसके बाद जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसमें मल्टीप्लाई 2 का कर देते हैं। तो जब 2 का गुणा करोगे तो आपको 16 प्राप्त हो जाएगा। अब बस वही प्रक्रिया इसमें भी लगाना है। ठीक है, तो जैसे 24 आया है, ठीक है, अब 24 में 24 का भाग दोगे तो क्या आएगा, ठीक है, 16 हो गया। अब 15 कहाँ से आया, तो वही प्रक्रिया जैसे 24 है। ठीक है, और यहाँ इसका हर क्या है, 8 है, तो हम 24 में 8 का भाग देंगे तो ये 3। ठीक है, क्योंकि 24 में 8 का भाग देंगे तो 3, क्योंकि 8 का भाग 16 और 3 बार में जाता है। अब 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना होगा, 15। तो इस तरीके से आपका 16 और 15 और आपका हर जो है वो समान हो गया। अब इससे आप खुद ही पता लगा सकते हो कि कौन अनुपात सबसे बड़ा है। आपका जो पहला 2/3 है, ये अनुपात सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, अब दोनों हर समान है, परंतु 2/3 का अंश 16/24 अर्थात 16 सही 5/8 के अंश 15 से बड़ा है। इस प्रकार 2 संबंधित 3 बड़ा है। अगला आपका प्रश्न है कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। ठीक है, तो 60 का मतलब उसके पास 60 कप थे
और उसमें से 40 बिक गए, तो इस 40 का आपको प्रतिशत बताना है। ठीक है, 60 का 40 कितना प्रतिशत होगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सेम वही ये प्रश्न है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि 60 को हम नीचे रखते हैं। ठीक है, 60 को नीचे रखते हैं और 40 इंटू 100। ठीक है, उसके बाद आप जैसे आप यहाँ 2 से भी काट सकते हो। ठीक है, 2 दूनी के 4 और ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 तिया 6। तो फिर आपको 2 इंटू 100 और उसके बाद 3, 100 में मल्टीप्लाई 2 का करोगे तो आपको 200 प्राप्त होगा और 200 में 3 का भाग दोगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लगाओगे। ठीक है, जैसे जितना विस्तार से ये लगाए वैसे उसी के आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। जैसे देखिए, सॉरी गाइज, आवाज में थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे कुल कपों की संख्या 60 है, कितने बिके 40, इसलिए चूंकि 60 कप में से 40 बिके तो एक कप में से बिके 40/60, मतलब 60 में से 40 बिक गए। तो 100 कप में से बिके 40/100 इंटू 100। ठीक है, 2 इंटू 100 जैसे हमने बताया 200/3 आएगा और 200 में आप 3 का भाग दोगे तो आपको 66.67 कप बिके। ये परसेंटेज में आ गए। अब आपका है जो लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने मतलब आसान आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगला सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है कि 18 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में 14 प्लस फिर ब्रैकेट, ठीक है, 16 माइनस ब्रैकेट में 18 माइनस 5 फिर ब्रैकेट फिर। तो इस तरीके के सवाल को आप, अगर आपको बोर्ड मास नियम पता होगा तो इसको बहुत ही आसानी से, सबसे पहले जो ब्रैकेट रहता है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट फिर भाग फिर मल्टीप्लिकेशन फिर जोड़ फिर माइनस, ये आपको पता रहेगा तो आप आसानी से ये सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो आपके सामने लगाया है। तो सबसे पहले आप 18 में से 5 घटाओगे, उसके बाद जो आएगा फिर 16 में से जितना, मतलब 18 में से 5 घटाओगे, जैसे 13 आएगा। ठीक है, जैसे 13 आएगा तो फिर आप 16 में से 13 घटाओगे। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा आवाज दिक्कत आ रहा है इसलिए मैं वैसे ही जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो इस तरीके के सवाल को लगाने के लिए मैं यही बता देती हूँ कि अगर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है पटरी और प्रकार की सहायता से, ठीक है, तो मान लीजिए कि माना आपने ए और बी एक रेखा खींचा। ठीक है, ए और बी, फिर आपने आधे से अधिक दूरी लेकर लगने जो आपका प्रकार होता है, ठीक है, लगड़ा, उसके सहायता से आधे से अधिक दूरी लेकर, जैसे यहाँ आप एक चाप चलाओगे। ठीक है, आपने जो चाप चलाया फिर उसी दूरी से, मतलब ये दूरी और ये दूरी, वही दूरी लेकर आप फिर यहाँ चाप चलाओगे। ठीक है, फिर उसी दूरी से, आपको दूरी चेंज नहीं करनी है। फिर जैसे यहाँ है, फिर उसी दूरी से यहाँ पॉइंट लेकर आपको यहाँ चाप चलाना है। फिर यहाँ से यहाँ जो आपका पॉइंट है, यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से आपको एक पॉइंट चलाना है और फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, उसके बाद इसके सीध में आएगी और ये आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। उसी तरीके से 60 बनता है 120 का। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं कर, जैसे हमने ये किया यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 90 डिग्री के कोण बनते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो
कोई सामान 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और वो ऐसा बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। तो अगर वो 120 रुपए का बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो, रेडियो का क्रय मूल्य 300 रुपए है, लाभ 20% है, विक्रय मूल्य मतलब, और उसके बाद अगर 20% चाहिए तो मान लो कि 100 रुपए रेडियो को अगर 120 में बिकना चाहिए, क्योंकि 20% कमाएगा, हमने माना कि 100 रुपए में बेचा तो उसे 120 रुपए में बेचना पड़ेगा। फिर 100 का क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य बराबर 120, ठीक है। और एक क्रय अगर ऐसे ही आपको एग्जाम में लगाना है, मान लो आप सिंपली काट दोगे, अब ऐसे ही मान लो आपने ये सब नियम फॉलो नहीं किया, मान लो आप डायरेक्ट यहाँ चले आओगे, यहाँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, यहाँ सिंपली आ जाते हैं, इस पे आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल ही विस्तार से लगाना है, जैसे इस बुक में लगा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा अपने एग्जाम में, और बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, तो सिंपल अगर इस तरीके से सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले तो आप 100 रुपए 100 रुपए आपने मान लिया, ठीक है। 20% का लाभ तो 120, तभी तो 20% का लाभ होगा। फिर 120 इंटू 300, क्योंकि उसका जो क्रय मूल्य था वो 300 था, ठीक है। और जो आपका जैसे ये आपको पता होना चाहिए, जो क्रय मूल्य होता है वो सबसे नीचे होता है, जो आपने माना है उसको नीचे, और 120 क्योंकि लाभ, और बटे में 300, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 12 या 36, 36 और एक 0 है तो 360 यहाँ पर आपका आंसर चला आएगा। अगला आपका जो प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 रहे। तो सबसे पहले तो 49, 59, 109 में इन तीनों को माइनस कर देंगे क्रमशः, 49 में से 1, 59 में से 3 और 109 में से 5 माइनस करके, और बड़ी से बड़ी बोला है तो मौसा आप निकाल देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न वही, ठीक है। 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मान लो कि a बराबर, क्योंकि ये जहाँ a है वहां -2 रखना है, ठीक है। तो ये भी सिंप्लीफिकेशन है, जहां आपको जैसे मान लो यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ भी ये है, तो आपको ये -2 रख के और सॉल्व कर देना है। जैसे सिंप्लीफिकेशन का होता है वही सेम रख के और सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर चला आएगा। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इस चित्र को आपके एग्जाम में चित्र दे देगा और ये आपको आंसर में देना होगा कि 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए, मतलब कौन कौन सी त्रिज्या है। 3 जीवाओं के नाम लिखिए, जीवा कौन कौन से हैं, ठीक है। BC, AC ये आपके जीवा है। वृत्त का व्यास AC है, वृत्त का केंद्र O है, तो बहुत ही इजी है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो,